मुख्यमंत्री उदय क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं आंतरिक सुरक्षा। और आंतरिक सुरक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने अभी पिछली क्लासों में देखा जाए भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियां, साइबर सुरक्षा में चुनौतियां और नेटवर्क संचार में चुनौतियां, समाधान, और मीडिया, मास मीडिया, सोशल मीडिया में चुनौतियां, उनसे समाधान, टेररिज्म में चुनौतियां, उनसे संबंधित समाधान। इसके बाद हमने यानी ऑर्गेनाइज क्राइम की चुनौतियां और समाधान, और ऑर्गेनाइज क्राइम और आतंकवाद के बीच संबंध, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैसे एक टॉपिक है विभिन्न सुरक्षा बल व संस्थाएं। विभिन्न सुरक्षा बल व संस्थाएं, उनके अधिदेश, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसियां। वेरियस सिक्योरिटी फोर्स एंड एजेंसी एंड देयर मैंडेट। देयर मैंडेट। इसे हिंदी भाषा में बोले तो विभिन्न सुरक्षा बल विभिन्न 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 सुरक्षा बल व व संस्थाओं तथा उनके अधिदेश तथा उनके अधिदेश। ठीक है। बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, जैसे देखो, सरकार ने बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं, जैसे अनलॉफुल जो एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है वो है, NIA एक्ट हो गया। ठीक है। इन कुछ चीजें जो है ना, इनको सुधारने के लिए क्या है, उनको सुधारने के लिए, उनको जानकारी प्रदान करने के लिए कुछ चीजों का ऐसे निर्माण किया गया ताकि और चीजों की प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो सके। ठीक है ना। जैसे किसी चीज के लिए कोई कानूनन कार्रवाई, अब वो अकेली संस्था तो वो काम नहीं कर पाएगी ना, तो उनके बीच में एक पूरा क्या बने, एक इंटीग्रेशन बने, एकीकरण। कोई योजना को यानी कोई जानकारी खंगाल रहा है, कोई यदि यानी बात करें तो कोई एक्शन ले रहा है, कोई टेक्निकल काम देख रहा है, तो वो सारी चीजें। ठीक है। तो बात करें कि यानी इन सब चीजों को, जैसे
NIA एक्ट हो गया, इनके द्वारा बहुत सारी चीज़ों को किया जाता, यानी जैसे आपा हो गया, NIA एक्ट हो गया, इनके द्वारा कुछ जो चुनौतियां हैं उनको टैकल किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ चुनौतियां ऐसी होती हैं जो इनको क्या कर देती हैं, बाइफरकेट कर देती हैं। तो उन सब चुनौतियों से निपटने के लिए हमें कुछ एजेंसियों का गठन करना पड़ा, ठीक है। बहुत सारे सुरक्षा बल हैं जिन्हें के द्वारा अलग अलग बॉर्डरों पर अलग अलग सिक्योरिटी दी जाती है, उन सब की बात की जाएगी। तो हम बात करें कि भारत की जो सिक्योरिटी पर्पस से, यानी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के परिपथ से यदि हम देखें तो यानी हमने कुछ सुरक्षा एजेंसियां जैसे जो हमें डाटा प्रदान करती हैं, जैसे NIA हो गया, ठीक है, रॉ हो गई, IB हो गई, ये सब जो करती है ना, ये हमें डाटा प्रोवाइड करेंगी। क्या करेंगी? डाटा प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन चीजें हैं, कहाँ से क्या है, ठीक है। हाँ, और लिखना है तो देखें। तो सबसे पहले देखें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की वास्तुकला। भारत भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की वास्तुकला, ठीक है। इस वास्तुकला में देखें, जैसे सबसे पहली चीज है जो केंद्रीय सुरक्षा समिति, क्या है? केंद्रीय सुरक्षा समिति, केंद्रीय सुरक्षा समिति, ऐसे बोलें तो सेंट्रल कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, CCS, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा का यह सर्वोच्च निकाय है। लिखना चाहो तो लिख देना। राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या है? सर्वोच्च निकाय है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं हमारे कौन? प्रधानमंत्री। PM जो अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्यों में कौन कौन? जैसे रक्षा रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री,
मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, इतने लोग होते हैं। ठीक है ना। और राजनीतिक व राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु जिम्मेदार क्या है? राजनीतिक, इसका काम क्या है? राजनैतिक व राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु जिम्मेदार। ठीक है। ये तो हमने बात कर ली क्या है कि बारे में, ये बात कर ली हमने इस समिति के बारे में, केंद्रीय सुरक्षा समिति। ठीक। इसके बारे में एक ही चीज याद रखना है, देश की सबसे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा निकाय है। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा निकाय है। अब देखो और चीजें देखें, जैसे अगली चीज देखना, अगली चीज है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जैसे अंग्रेजी में बोलते नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। तो अगर इसकी स्थापना की बात करें, तो स्थापना जो हुई थी 1989। क्या? 1989। ये जो है ना, इसके बारे में लिखना, ये शीर्ष कार्यकारी निकाय है। शीर्ष कार्यकारी एग्जीक्यूट करना। देखो, एक होता है पॉलिसी का निर्माण करना, क्या होता? एक होता है पॉलिसी का निर्माण करना और दूसरा होता है उसका लागू कराना। लागू कराना अलग काम हो जाता है। जैसे सपोज करो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो देखो एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका। ठीक है। तो देखोगे जैसे लेजिस्लेचर है ना, लेजिस्लेचर का काम है क्या? यानी एक्ट बनाना, कोई एक्ट बनाना या लॉ बनाना। ठीक है। एक है एग्जीक्यूटिव। क्या है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि इस लॉ, इस एक्ट को क्या कराना? एग्जीक्यूट कराना। ठीक है। एग्जीक्यूट यानी उसको कैसे प्रभावी बनाना है, लागू कराना है, ये सब काम। ठीक है ना, इसकी बात की जा रही है। तो ठीक है। इसके बाद बात करें तो इसका में कौन कौन होगा? राष्ट्रीय सुरक्षा व रणनीतिक हितों से संबंधित पीएम कार्यालय को सहाय, पीएमओ। राष्ट्रीय सुरक्षा लिखना, राष्ट्रीय
सुरक्षा व रणनीतिक हितों से व रणनीतिक हितों से संबंधित संबंधित प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कार्यालय यानी लिखना चाहो तो लिख देना प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को क्या सलाह। अब बात करें तो आईबी क्या है। आईबी आईबी लिखना आसूचना आयोग आसूचना आयोग इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है। ठीक। 1947 1947 में गृह मंत्रालय के अधीन गृह मंत्रालय के अधीन ये आती है और आंतरिक सुरक्षा व खुफिया संगठन के रूप में कार्य। आंतरिक सुरक्षा व खुफिया संगठन के रूप में कार्य करती है। और क्या है। आसूचना संग्रह व अन्य एजेंसियों के साथ साझा आसूचना संग्रह एवं अन्य एजेंसियों के साथ क्या करेगी साझा करेगी। ठीक है। मुख्य कार्य क्या है इसका। लिखना है इसके कुछ मुख्य कार्य में जैसे आतंक रोधी आतंक
रोधी गति विधियों और आतंकवादी संगठनों की जानकारी जुटाना। आतंकवादी संगठन आतंकवादी संगठनों की जानकारी जुटाना। काउंटर इंटेलिजेंस काउंटर काउंटर इंटेलिजेंस और सीमावर्ती आसूचना संग्रहण। सीमावर्ती आसूचना संग्रहण यानी देश के आसपास में कौन सी चीजें हो रही हैं उसको। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लिखना राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। राष्ट्रीय अन्वेषण अन्वेषण अभिकरण जिसे किस नाम से जाना जाता है? NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, NIA। ठीक है, स्थापना हुई थी स्थापना 2008। इसका कार्य क्या है? आतंकवाद रोधी कार्यबल, आतंकवाद रोधी कार्यबल टास्क फोर्स और केंद्रीय आतंकवाद कानून प्रवर्तन एजेंसी। ठीक है, लिखना काय के रूप में काम करती है? केंद्रीय आतंकवाद केंद्रीय आतंकवाद कानून प्रवर्तन कानून प्रवर्तन मीन्स होता है लागू कराना। प्रवर्तन एजेंसी। ठीक है, अब इसके हम कुछ कार्य देख लेते हैं। आतंकवादी मुद्दों से जुड़े अपराधों की जांच व मुकदमा चलाना, आतंकवाद से संबंधित सूचना जुटाना, हाल ही में संशोधन द्वारा साइबर आतंकवाद, जाली मुद्रा, विस्फोट पदार्थ, मानव दुर्व्यवहार जैसी आदि चीजों को भी इसके अंदर जोड़ लिया गया है। तो लिखना प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य तो आतंकवाद से जुड़े अपराधों आतंकवाद से जुड़े
अपराधों की जांच व मुकदमा व मुकदमा चलाना। और अगली चीज देखें तो आतंकवाद से संबंधित सूचनाएं जुटाना। आतंकवाद से संबंधित सूचनाएं जुटाना। ठीक है। और और इसमें हाल ही में हुए 2019 का संशोधन है। हाल ही में हुए संशोधन अनुसार संशोधन अनुसार संशोधन अनुसार साइबर आतंकवाद साइबर आतंकवाद जाली मुद्रा जाली मुद्रा ड्रग्स तस्करी विस्फोट पदार्थ विस्फोट पदार्थ मानव दुर्व्यापार दुर्व्यापार पार और जैसे अपराध है जैसे अपराध भी क्या किए गए शामिल किए गए। आप देखोगे तो हम जो बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमने एनआई के अंदर ये जाना कि ये कायका आतंकवादी विरोधी कार्यबल के रूप में कार्य करती है। एक केंद्रीय आतंकवाद कानून प्रवर्तन एक एजेंसी है जो अब इसके मल्टी डायमेंशनल क्या है काम। अब देखोगे एक एजेंसी है रॉ, क्या है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं। ठीक है। अगला लिखना, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। अनुसंधान और विश्लेषण विंग इसे बोलते हैं। अनु अनुसंधान विश्लेषण विंग जिसे क्या बोलते हैं, रॉ रिसर्च एंड विंग क्या बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है। अब इसका काम क्या है इसके बारे में लिख लेना
की स्थापना की स्थापना पहले इसका नाम था अन्वेषण ब्यूरो। क्या नाम था? अन्वेषण ब्यूरो। जिससे बोले तो अब रिसर्च ब्यूरो नाम से, आरबी के नाम से जानी जाती थी। लेकिन 1962 के बाद भारत चीन और युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध में अच्छे प्रकार कार्य नहीं कर पाई, तो इसका पुनर्गठन किया गया था। कब? 1968 में। तो लिख देना। स्थापना इसकी दो बार है। एक रीनेम किया गया था पहले 1962 में, और रॉ के रूप में आई थी ये कब? 1968 में। ठीक है। ये चीज समझ में आई। इसके बारे में लिख लेना, लिखना। यह भारत की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है जो क्या काम करती है? ठीक है। इसके मुख्य कार्य हैं जैसे जानकारी एकत्रित करना, खुफिया जानकारी। कौन सी? खुफिया जानकारी एकत्रित करना और आतंकवाद को रोकना व गुप्त ऑपरेशनों को करना। आतंकवाद को रोकना और लिख देना गुप्त ऑपरेशनों को गुप्त ऑपरेशनों को करना। ठीक है। तो गुप्त सूचनाओं की गुप्त सूचनाओं की जासूसी जासूसी गुप्त ऑपरेशनों की गुप्त ऑपरेशनों की क्या करता है ये? कार्यान्वयन। कार्यान्वयन। ठीक है। सपोज करो कि कोई चीज है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, जैसे कोई अलकायदा है, या जैसे मोहम्मद का पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, इंडिया एंटी इंडिया। ठीक है। तो देखो जैसे हमारे अजीत डोभाल हैं, वो बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान में रह के और पाकिस्तान की खुफिया जानकारी हासिल करके भारत में, वो किसके पार्ट थे? वो रॉ के पार्ट थे। ठीक है, रॉ के एजेंट थे।
रोके एजेंट बनने के लिए आपको एसएससी का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम देने के बाद भी उसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, अगली चीज है वो है नेट ग्रेड। क्या है? नेट ग्रेड। ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी भाषा में राष्ट्रीय 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 आसूचना राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड। ग्रिड जिसे बोलते नेट ग्रिड। नेट ग्रिड ये क्या काम करता है कि एकीकृत सूचना लिखना, सूचनाओं को एकीकृत सूचनाओं को एकीकृत एकीकृत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा एजेंसियों से आसूचना एकत्रित करना। ये तो हम इसके कार्यों में देख लेते। तो पहला कार्य है विभिन्न मंत्रालयों विभागों विभागों विभिन्न मंत्रालय विभिन्न विभागों एजेंसियों से सूचना सूचना एकीकृत करना। और क्या काम करता? आसूचनाओं को अन्य एजेंसियों के साथ साझा करना। आसूचना को अन्य एजेंसियों के साथ साझा करना। नेट ग्रेड के अंतर्गत जैसे बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, हवाई यात्रा, वीजा आदि से संबंधित सूचनाओं की जानकारी होती है। लिखना चाहो तो लिख देना। नेट ग्रेड के अंतर्गत नेट ग्रेड के अंतर्गत नेट ग्रेड के अंतर्गत बैंकिंग बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हवाई यात्रा, हवाई यात्रा, वीजा आदि वीजा आदि की आदि आदि से संबंधित लिखना। वीजा आदि से वीजा वीजा आदि से वीजा आदि से संबंधित आसूचना या सूचना की जानकारी होती है। सूचना की जानकारी होती है। सूचना की कारी
होती है। तो मैंने ये नेट ग्रिड के बारे में बता दिया, एनआईए, रॉ, आईबी, इन सारी एजेंसियों के बारे में बता दिया। इसके बाद है मल्टी एजेंसी सेंटर, ठीक है, जिसे मैक बोला जाता। इसमें लिखना मल्टी एजेंसी सेंटर, मल्टी एजेंसी सेंटर मैक बोलते जिसे। मैक में लिखना आतंकवाद से मुकाबले हेतु एकीकृत संस्था। आतंकवाद से मुकाबले हेतु एकीकृत संस्था, ठीक है। ये जो है ना 24/7 आतंकवादी संबंधी सूचनाओं को क्या करती है, साझा करती है। किसके साथ? अन्य एजेंसियों के साथ। मल्टी एजेंसी सेंटर का काम ये है कि आतंकवाद को क्या करती, कि जो आतंकवादी संबंधी जो मुद्दे हैं ना, उनकी जानकारी एकत्रित करती है और इस संबंधी जानकारी को वेरियस एजेंसी के पास पहुंचाना, ये भी इसका काम है, ठीक है। जैसे एक है, जैसे कल मैंने बताया था, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूनिट, ठीक है। जैसे लिखना वित्तीय आसूचना इकाई, वित्तीय आसूचना इकाई, जिसे बोलते फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूनिट, ठीक है। इसके माध्यम, इसकी स्थापना क्या है? इसकी स्थापना 2004। ये जो है ना, वो ध्यान रखती है काय पर, वो जैसे सं, जो संदेहास्पद जिसमें कोई डाउट है, क्या है, डाउट है, संदेहास्पद वित्तीय लेन देन, वित्तीय लेन देन पर नजरवा डाटा जुटाना। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन संबंधी मामलों की जांच, धन शोधन संबंधी मामलों की जांच, जांच, ये हो गया। और और भी चीजें हैं, जैसे आतंकवादी, आतंकवाद के वित्तीय पोषण
पर क्या रखती है? निगरानी और संगठित संगठित अपराधों को मिलने वाली विदेशी वित्त सहायता, विदेशी वित्त सहायता। ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी इसके अंदर। ठीक है, और देखते हैं और क्या है। ये तो हमने क्या देख ली, कुछ एजेंसियां हैं जिनके बारे में हमने जान लिया कि कौन सी एजेंसी क्या काम कर रही है और इनके काम क्या है। तो हम देखो मैक के बारे में देख चुके हैं, एफआईयू के बारे में देख चुके हैं, रॉ के बारे में देख चुके हैं, नेट ग्रिड के बारे में देख चुके हैं, आईबी के बारे में देख चुके हैं, एनआईए के बारे में देख चुके हैं। इन सब चीज़ों के हम क्या देख चुके हैं, काम देख चुके हैं। तो ये जो प्रमुख संस्थाएं थी इनके बारे में हम क्या है मोटी मोटी बात कर चुके हैं कि ये जो संस्थाएं हैं ये जो कार्यरत हैं, क्या है, ये जो प्रमुख संस्थाएं जो क्या है कार्यरत हैं। ठीक है ना। अब देखोगे तो ये तो हमारी क्या है, यानी ये जो है ना जो हमारे थ्रेट को क्या है यानी डेटा के तौर पर प्रिक्यूट करती हैं, यानी ये हमें जानकारी प्रदान करती हैं। जो होने वाली घटना है, क्या है, होने वाली घटना है उसे जो अभी अंजाम नहीं दिया गया है उसकी जानकारी, या कोई घटना घट चुकी है, क्या है, जैसे कोई आतंकवादी या कोई घटना घट चुकी है, वित्तीय फ्रॉड हो चुका है, उस संबंधी घटनाओं का से कितने लोग जुड़े हैं, इन सारी चीजों को यानी एवुलेट काम करने का कौन रखती है, ये जो मैं संस्था बता चुका हूँ इनका काम है। जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एनआईए, आईबी, रॉ, इनका काम ये है कि ये चीजें कोई घटना घटने से पहले, जैसे रॉ है, एनआईए है, तो एनआई रॉ जो देखती है वो इंटरनली देखती है, और जो सॉरी रॉ जो देखती है वो बाहर देखती है, एब्रॉडली देखती है। ठीक है, और आईबी जो देखती है वो देखती है मतलब रीजनल लेवल पर। देखा जाए तो ये जो देखते हैं इनके अंदर ये है कि कोई घटना अंजाम देने से पहले, क्या है, अंजाम देने से पहले ये जानकारी, जैसे बहुत सारी जैसे विदेशी जो यानी स्पाइंग एजेंसी हैं, जासूस एजेंसियां हैं, तो ये क्या काम करती हैं, कोई घटना जो घटने से पहले ही उसको जानकारी, जैसे अमेरिका की जो है ना सीआईए, और रूस की बात करें तो केजीबी। ठीक है, ये जो है ना क्या काम करती हैं कि अभी देखो रूस पे कोई आतंकी हमला होने वाला था तो सीआईए ने बता दिया था कि आपके पास आपकी ऐसा ऐसा हमला होने वाला है मॉस्को पर। अगर देखोगे तो यूएसए पर एक हमला होने वाला था तो केजीबी ने बता दिया था। समझ में आ रहा, तो इनको क्या है कि ये डाटा इंटीग्रेटेड रहती हैं, क्या रहती, इंटीग्रेटेड रहती हैं। ये जो स्पाइंग एजेंसियां रहती हैं, जो खुफिया एजेंसी रहती हैं, ठीक है ना, तो ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, ये जो देशों के बीच में। वैसे देखा जाए तो आज भारत और रूस के संबंध ठीक हैं, तो देखो, और तो शुरू से भी ठीक रहे हैं। आज देखोगे तो यूएसए और रूस के संबंध पहले इतने ठीक नहीं थे, लेकिन क्या है कि उनका जो आतंकवादी और जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं ना, उनके परिणाम जो है ना ग्लोबली इम्पैक्ट करते हैं। क्या करते, ग्लोबली इम्पैक्ट करते हैं। देखो मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहा हूँ कि सपोज करो
ये जो है ना, ये लोग क्यों ऐसी चीजों को एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। सपोज करो ये यूएसए है, क्या है, यूएसए है, और यूएसए की जो स्पाइंग एजेंसी है जिसका नाम सीआईए है, और यहाँ जो देश है जिसका नाम क्या है, रसिया। रसिया की जो यानी स्पाइंग एजेंसी है जिसका नाम है केजीबी, ठीक है ना। अब देखोगे यहाँ हमारा इंडिया है, इंडिया का है रॉ, क्या, खुफिया एजेंसी रॉ। ये एक एक तौर पे क्या रहते हैं कि जितनी जाजू ये सारे इंटीग्रेटेड, इनके बीच में कॉन्फ्रेंस होती है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं इनसे वो निपटने के लिए। जैसे सपोज करो कि यदि रूस के ऊपर एक आतंकी हमला होगा तो रूस के पास जो रिसोर्सेस है ना वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। जो सप्लाई चेन है ना, जैसे जो रसिया है ना, वो ग्लोबली देखा जाए तो ऑयल का बहुत बड़ा क्या है, एक्सप्रो एक्सपोर्टर है ना, ठीक है। अब वो एक्सपोर्टर है ना तो पूरी सप्लाई चेन डिस्टरप्टेड हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगी, तो ग्लोबली इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी, उस चीज की कमी आ जाएगी। जो गल्फ कंट्री है ना वो अपने क्रूड ऑयल के क्या है, दाम बढ़ा देंगे, ठीक है। अक्सर जो घटनाएं घटती हैं देखोगे तो वो गल्फ कंट्री के आसपास में ही जो ओपेक नेशन है ना, ओपेक प्लस का या ओपेक समूह के आसपास का ही कोई जो घटना को देने वाला जो है ना देश होगा, वो उसी के, चाहे वो पाकिस्तानी आतंकी समूह हो, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो ईरानी हो, चाहे वो इराक का हो, चाहे वो यानी जैसे फिलिस्तीन का हो, चाहे बोको हराम हो, ठीक है ना, नाइजीरिया। यानी ये जो आतंकी समूह है ना इसका इम्पैक्ट ग्लोबली जाता है। जैसे रसिया में कोई चीज जैसे डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो पूरी सप्लाई चेन डिस्टरप्टेड हो जाएगी। यूएसए और यानी ये जो स्पाइंग एजेंसी हैं इसलिए ये डाटा क्या करती, एक दूसरे से शेयर करती हैं, क्योंकि इस देश में सिर्फ इस देश के आदमी नहीं है, यूएसए के भी कुछ आदमी होंगे, ठीक है, और अन्य देशों के आदमी होंगे। तो ये अपना सिर्फ यानी क्या नहीं करते, सेल्फिश नहीं होते। समझ में आ रहा है इन मामलों में। ये अब जानकारी एक दूसरे से क्या करती हैं, इस तरीके से शेयर करती रहती है। ये जानकारी इससे शेयर करेगी, ये जानकारी इससे शेयर करेगी, ठीक है, ठीक। तो ये अपनी जानकारी किसे प्रोवाइड कर देगी, उसे, और ये जानकारी इसे प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। और जैसे रॉ से जानकारी देगी, ये इसे देगी, तो ये पूरी क्या है, कनेक्टिविटी बनी रहती है। इससे क्या है ना कि कोई घटना इनके बीच में जो है ना, इनकी चारों तरफ से इस तरीके से निगरानी रहती है कि कोई आतंकी समूह ने, जैसे कोई आतंकी समूह ने अमेरिका के इर्द गिर्द कोई आतंकी घटना को अंजाम देने वाला है ना, तो ये जो है ना इनकी निगरानी बनी रहती है। यहाँ सीआईए देखता रहता है, सीआईए जो है ना ग्लोबली चीजों को देखता है, कौन सी चीज का मूवमेंट है, कहाँ हो रहा है, किस माध्यम से हो रहा है, ये व्यक्ति कितनी बार, जैसे मैंने अभी आपको पिछले उसमें बताया कि ये जो यानी जासूस एजेंसियां होती हैं ये पूरा डाटा देखती हैं कि कितना ये व्यक्ति विदेश में ट्रेवल कर रहा है, कहाँ रुक रहा है, कितने लोगों से मीटअप कर रहा है, ये सारा डेटा क्या है अपने पास रखती हैं, ठीक है। जिससे क्या है कि एक कई व्यक्ति हैं जो फ्रॉड करने वाले हैं या फिर कोई देश की, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ऐसे एलिमेंटों को रोकने के लिए हमने जो एजेंसियां बताई हैं, एनआईए हो गई, आईबी हो गई, ये जो है ना अपनी अहम भूमिका निभाती हैं, क्या है, अहम भूमिका निभाती हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को आप देखोगे तो इनसे डायरेक्टली जो पीएमओ है और जो यानी पीएमओ के ऑफिस से डायरेक्टली कनेक्ट रहती हैं, इनकी जो जानकारी होती बहुत ही सीक्रेट होती है। इनमें जो ऑफिसर जुड़े होते हैं वो, उन्हें पता नहीं होता है कि
उन्हें किस मिशन पे भेजा जाना है, कहाँ भेजा जाना है, उनकी जो बात है, और जो अपनी जानकारी है ना वो फैमिली के साथ शेयर नहीं करते। समझ में आ रहा? ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक। तो मैं ये तो मैंने बताई आपको जासूसी एजेंसियों के बारे में कुछ जानकारी। अब मैं बता रहा हूँ भारतीय आर्म फोर्स, जिसे बोले तो भारतीय सशस्त्र बल। ठीक है। तो भारतीय सशस्त्र बल, इंडियन आर्म फोर्स, भारतीय सशस्त्र बल, स, भारतीय सशस्त्र बल। ठीक है। इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्म, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आई, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स। क्या? इंडियन एयरफोर्स। तो देखो कौन कौन सी चीजें, भारतीय सशस्त्र बल जो है ना, इसके अंदर देखो कौन कौन सी, यानी थल सेना, जिसे बोले तो इंडियन आर्मी, थल सेना। ठीक है। फिर वायुसेना, वायुसेना, वायुसेना में कौन आएगा? इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। फिर आएगी नौसेना, नौसेना, जिसे क्या बोले, इंडियन नेवी। ठीक है। इसके अलावा क्या, इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों को अर्धसैनिक संगठनों जैसे बीएसएफ हो गया, अथा तथा विभिन्न अंतर सेवा कमान तथा संस्थाओं जैसे सामरिक बल कमान, एकीकृत रक्षा स्टाफ द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है। लिखना। इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों को ए, इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों को, भारतीय भारतीय सशस्त्र बलों को अर्धसैनिक, अर्ध सैनिक संगठनों, अर्धसैनिक संगठनों तथा विभिन्न अंतर सेवाओं तथा विभिन्न अंतर सेवाओं, कमान, कमान व संस्थाओं, कमान व संस्थाओं जैसे सामरिक बल कमान, जैसे जैसे सामरिक बल कमान, एकीकृत रक्षा स्टाफ, एकीकृत रक्षा स्टाफ द्वारा
द्वारा समर्थन समर्थन प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। इतनी चीजें आती हैं। पूरा इंडियन आर्मी, वायुसेना, इसके अलावा अर्धसैनिक बल और जो है ना अंतर सेवाओं कमान जैसे सामरिक बल कमान, एकीकृत रक्षा द्वारा, ठीक है, जैसे एकीकृत थिएटर कमान, इसमें लिखना अगली चीज एकीकृत थिएटर कमान। अब क्या है कि भारतीय सशस्त्र बलों में वर्तमान में जो है ना कितनी 17 कमानें कार्यरत हैं। अब जिसके कारण जो संकट के समय निर्णय लेने में बड़ी क्या रहती दुविधा बनी रहती है कि कौन जाएगा कौन। जैसे एक घर में एक व्यक्ति हो तो कोई भी चीज होगी, अगर कोई वस्तु लाना है, किसी चीज से रक्षा करना है, तो वो व्यक्ति क्या है वो तुरंत करेगा। तो इससे क्या है कि एक तो अगर एक ही चीज रहेगी तो उसे बहुत सारी ऑब्स्टिकल और चैलेंजों का क्या करना पड़ेगा सामना। अगर जैसे 10 समस्या आने वाली हैं और 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक को यदि बांट दिया जाए, एक व्यक्ति के सामने 10 समस्याएं खड़ी कर दी जाए और 10 लोगों के लिए एक एक समस्याएं बांट दी जाए, तो कौन सा बेहतर है। वो इसी प्रकार से प्रत्येक सशस्त्र बलों, ये जो सशस्त्र बलों की 17 कमान है, इनको पर्टिकुलर 17 कार्यरत कमानों में बांट दिया गया, जिससे कि अगर सपोज करो अगर एक ही कमान होती, एक ही कमान जैसे इस क्षेत्र में कोई इंसर्जेंसी हो गई है, इस कमान के लोग जो यहाँ यहाँ है तो वो यहाँ एक्टिव हो जाएंगे। अगर सब हाइपोथेटिकली कोई घटना यहाँ घट गई, इससे क्या होगा कि ये अपने आप को क्या नहीं कर पाएगी, सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसलिए क्या है इसको बांट दिया गया कि ये यहाँ काम करेगी, 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 इस तरीके से। तो ये पर्टिकुलर अपने रीजन पे क्या कर यानी विजिलेंस कर पाएंगे, समझ में आ रहा, यानी उसकी देखरेख कर पाएंगे, समझ में आ रहा, इसी चीज के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो देखो भारतीय भारतीय सशस्त्र बलों में वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों में भारतीय सशस्त्र बलों में वर्तमान में 17 कमान कार्यरत है, जिसके कारण जिसके कारण संकट समय निर्णय संकट समय निर्णय में दुविधा से संकट समय निर्णय में दुविधा से क्या
दुविधा से बचने हेतु एकीकृत एकीकृत थिएटर कमान का गठन किया गया का गठन किया गया। जैसे मैं उसका एग्जाम्पल आपको बता चुका हूँ कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर पूरे क्षेत्र के लिए एक ही चीज बना देंगे ना पूरे, तो वो उस हिसाब से क्या है, सूटेबल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे एक ही एक लिखना, एक एकीकृत थिएटर कमान, एक एकीकृत थिएटर कमान एक एकल कमांडर कमांडर के अधीन सुरक्षा कारोबार के अधीन सुरक्षा कारोबार वाले भौगोलिक युद्ध क्षेत्रों हेतु भौगोलिक भौगोलिक युद्ध युद्ध क्षेत्रों हेतु 3 सेवाओं की एकीकृत कमान युद्ध क्षेत्र हेतु तीनों 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 सेवाओं की एकीकृत कमान की परिकल्पना करता है। एकीकृत कमान की क्या करता, परिकल्पना करता है। अब इसके माध्यम से क्या बात कही जा रही कि इंटीग्रेटेड एकल कमान ऐसी है कि एक व्यक्ति है, जैसे सपोज करो एक कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, जैसे सपोज करो ये पाकिस्तान है, क्या है, ये पाकिस्तान है, ये भारत है। ये भारत की एक इंटीग्रेटेड क्या है, एक इंटीग्रेटेड कमान है जिसमें तीनों सेनाओं का निर्णय एक व्यक्ति के हाथ में दिया जा रहा है। वो व्यक्ति क्या है कि अगर बाय द वे हमला किससे हुआ, एयर से, या देखो हमारा बॉर्डर यहाँ वाटर से भी लगता, तो इन्होंने पहले इससे हमला किया, तो फिर इन्होंने हमला इससे कर दिया। तो ये व्यक्ति ना एक जगह से, उसे नहीं पता कि एक अधिकारी है, इसका नोडल अधिकारी है, वो एक जगह से तीनों को क्या कर सके, आदेश दे सके कि अगर यहाँ से हो तो ये हमला कर दीजिए, यहाँ से हो तो एयर से हो तो ये। अब पता चल रहा है कि आर्मी वाले ने स्वीकृति दे दी और दूसरे वाले ने यानी नेवल ने स्वीकृति नहीं दी, जब तक कमाल हो गया। ये इसकी परिकल्पना की बात की गई है। ठीक है ना, ठीक ठीक। अगली चीज देखो और क्या है, वह संयुक्त तीनों बलों को एक साथ जोड़ने वाली इकाई, वह इसमें लिखना
संयुक्त व बलों को एक साथ जोड़ने वाली इकाई। ठीक है, इससे क्या है, निर्णय प्रक्रिया में तेजी होगी, संसाधनों का इष्टतम उपयोग होगा। क्या होगा? इससे लिखना, निर्णय प्रक्रिया में तेजी होगी, संसाधनों का इष्टतम प्रयोग होगा। संसाधनों का इष्टतम उपयोग। ठीक है, यानी इंटीग्रेटेड कमान का जो है ना स्वरूप, इसके माध्यम से तीनों जो सेनाओं को जोड़ना, यानी जो 17 कमाने हैं उनको आपस में जोड़ना कि जैसे आपको जरूरत लगी तो हम आप यहाँ सेना पहुंचा देंगे, आपको जरूरत लगी तो इस तरीके से। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तीनों सेवाओं को एक व्यक्ति जैसे पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया दे दिया तो इस हिसाब से एक एक व्यक्ति के। ठीक, तो इसमें आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने बहुत सारे, ठीक है, और आज हमने देखोगे तो भारतीय कुछ सुरक्षा व एजेंसियों के बारे में जाना। ठीक है, और उनके कार्यों के बारे में जाना। इसका कुछ पार्ट और रह गया तो कल इसे समाप्त कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।